तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका प्रैक्टिकल वाली बुक। ये प्रैक्टिकल वाली जो बुक है आपकी, इस बुक को हम कहते हैं भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य। तो ये आपकी 12th क्लास की ज्योग्राफी है, प्रैक्टिकल वर्क बुक इन ज्योग्राफी। तो इसमें फर्स्ट लेसन जो है हमारा वो है आंकड़े, स्रोत और संकलन। ठीक, डाटा, इट्स सोर्स एंड कंपाइलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें डेटा के बारे में ज़्यादातर चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। आप आंकड़ों के विभिन्न प्रकार देख और उपयोग कर चुके हैं। तो डेटा को हम अलग-अलग तरीके से देखते रहते हैं। अभी हम आगे को समझेंगे कि डाटा क्या है, किस तरीके से काम करता है। उदाहरण के लिए दूरदर्शन पर प्रत्येक समाचार बुलेटिन के अंत में मुख्य शहरों के अभिलिखित तापमान प्रदर्शित किए जाते हैं। उसी प्रकार भारत के भूगोल पर लिखी गई पुस्तकें जनसंख्या की वृद्धि एवं वितरण और विभिन्न फसलों, खनिजों और औद्योगिक उत्पादों संबंधी आंकड़ों को तालिका के रूप में दर्शाती हैं। तो यहाँ पर जो इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी में हम पॉपुलेशन देखते हैं, उनकी ग्रोथ देखते हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, क्रॉप्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में और इंडस्ट्रीज़ के बारे में। जो भी हम डेटा उनके प्रोड्यूस से संबंधित है, या तो प्रोडक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट है, या तो हम कभी नेशनल टीवी देख रहे हैं तो उसमें हम समाचार बुलेटिन वगैरह देखते हैं, तो उसमें टेम्परेचर के बारे में बताया जाता है कि आज यहाँ पर बारिश होनी है, आज यहाँ पर बारिश की संभावनाएं नहीं है, इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो जो भी न्यूमेरिकल फॉर्म में जो भी हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं वो सब डाटा के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि उनका अर्थ क्या है? ये आंकड़े कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? अर्थपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने के लिए वे किस प्रकार से तालिकाबद्ध एवं प्रक्रमित किए जाते हैं? इस अध्याय में हम आंकड़ों के इन पक्षों पर विचार विमर्श करेंगे और इन अनेक प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो यहाँ पर आंकड़ों के बारे में हम पढ़ेंगे और किस तरीके से डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। अब व्हाट इज डेटा? आंकड़ा क्या है? ये तो आंकड़े किस तरीके से हम समझें, सामान्य सी डेफिनेशन हमारे सामने रखी गई है, सामान्य रूप में एग्जाम्पल के तहत हमें बताया गया, बट व्हाट इज डेटा? आखिरकार डाटा है क्या? तो यहाँ पर समझेंगे डाटा क्या है। डाटा कह लें या आंकड़े कह लें, आंकड़ों को ऐसी संख्याओं के रूप में परिभाषित किया गया है जो यथार्थ विश्व के मापन को प्रदर्शित करती हैं। आधार सामग्री एकमात्र माप है। हम प्रायः समाचार पढ़ते हैं, जैसे बाड़मेर में 20 सेंटीमीटर वर्षा, अथवा 24 घंटे में बांसवाड़ा में निरंतर 35 सेंटीमीटर वर्षा, अथवा सूचना जैसे रेलगाड़ी द्वारा नई दिल्ली मुंबई की दूरी वाया कोटा बड़ौदा में 1350 किलोमीटर है और वाया इटारसी मनमाड 1542 किलोमीटर। यह संख्यात्मक सूचना आंकड़ा कहलाती है। तो यहाँ पर हम कितनी रेनफॉल हो रही है, कितनी डिस्टेंस है, ये सब न्यूमेरिक फॉर्म में हम दिखा रहे हैं संख्यात्मक दृष्टि से। तो जो भी चीज़ें हम संख्यात्मक दृष्टि से दिखाएं या न्यूमेरिकल फॉर्म में दिखाएं, इट इज कॉल्ड डेटा या आंकड़ा। यह आसानी से अनुभव किया जा सकता है कि आज के संसार में बड़ी संख्या में आंकड़े उपलब्ध हैं, फिर भी इन आंकड़ों से तार्किक निष्कर्ष निकालना उस समय कठिन हो जाता है जबकि ये अपरिष्कृत रूप से होते हैं। इसीलिए यह सुनिश्चित कर लेना महत्वपूर्ण है कि मापी गई सूचना प्रतीक गणितीय रूप से प्राप्त की गई है, अथवा तार्किक रूप से निगमित किए गए हैं, अथवा सांख्यिकीय विधि से परिकलित किए गए हैं। सूचना को एक प्रश्न के अर्थपूर्ण उत्तर अथवा अर्थपूर्ण उद्दीपक के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे अलग प्रश्नों में सोपानित किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं आंकड़ों की आवश्यकता।
अब नीड जो है डेटा की क्यों पड़ जाती है, इतनी ज़्यादा आवश्यकता क्यों पड़ रही है डाटा की? भौगोलिक अध्ययन में मानचित्र एक महत्वपूर्ण साधन है। तो मैप इज़ द टूल ऑफ ज्योग्राफी, हम कह सकते हैं, एक उपकरण है मैप। तो भूगोलिक अध्ययन में या भौगोलिक अध्ययन में मानचित्र का इतना महत्वपूर्ण साधन है। इसके अतिरिक्त परिघटनाओं के वितरण और वृद्धि को सारणीबद्ध रूप में आंकड़ों के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। तो जो परिघटनाएं हैं, जितने भी ज्योग्राफी में जो भी किसी तरीके की कोई घटनाएं हो रही हैं, तो उसको हम डेटा के आधार पर प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने कह दिया जी कि अ, किसी रिवर में फ्लड आ गया बहुत बड़ी मात्रा में। अब इसमें कितना पानी था, कितना क्यूबिक पानी था और कितना क्यूबिक पानी बढ़ गया, या कहीं पर बादल फटने की घटना हो गई, अतिवृष्टि कहीं पर हो जा रही है, उसकी वजह से बारिश ज़्यादा हो जा रही, तो कितने सेंटीमीटर बारिश हुई। तो ये सब चीज़ें कितने में आएंगी, किस में आएंगी, डाटा में आएंगी। तो ये परिघटनाएं हैं, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट। तो वो बताएंगे सारणीबद्ध तरीके से, हम उसे बता सकते हैं, वरना हम एक अनुमान लगाएंगे, हाँ जी इतनी बारिश हुई, इतने हमारे यहाँ पर लोग प्रभावित हो रहे हैं फ्लड आने की वजह से, या ड्रॉट की वजह से, या मानसून इस बार इतना ज़्यादा इफेक्टिव हुआ। तो डाटा में अगर चीज़ें होंगी, न्यूमेरिक होंगी, तो हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि क्या इसका प्रभाव रहेगा। ये सब ज्योग्राफिकल परिघटनाओं के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर बहुत सी परिघटनाओं के मध्य अंतर संबंध होते हैं। ये अन्योन्य क्रियाएं बहुत से चरों द्वारा प्रभावित होती हैं, जिनकी सबसे अच्छी व्याख्या मात्रात्मक रूप से की जाती है। तो मात्रा, इसमें क्वांटिटी हमें पता चल जाती है। आज उन चरों का सांख्यिकीय विश्लेषण आवश्यक हो गया है। उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र के शस्य प्रारूप के अध्ययन के लिए फसल के अंतर्गत क्षेत्र, फसल की उत्पादकता और उत्पादन सिंचित क्षेत्र, वर्षा की मात्रा और उर्वरक, कीटनाशक और पीड़कनाशी के प्रयोग जैसे निवेश के बारे में सांख्यिकीय सूचना का होना आवश्यक है। इसी प्रकार किसी क्षेत्र में एक नगर के विकास के अध्ययन के लिए कुछ कुल जनसंख्या घनत्व, प्रवासियों की संख्या, लोगों के व्यवसाय के वेतन, उद्योग, यातायात और संचार के साधनों से संबंधित आंकड़े आवश्यक होते हैं। इसी प्रकार आंकड़े भौगोलिक विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो डेटा के आधार पे हम यहाँ देख सकते हैं, अगर हम क्रॉप एग्रीकल्चर अगर हम करना चाह रहे हैं, तो टोटल एरिया हमें चाहिए, और हम कितनी प्रोडक्शन, कितनी उत्पादकता इसमें कर सकते हैं, कितना उत्पादन होगा, सिंचाई क्षेत्र कितना है, वर्षा की मात्रा, उर्वरकता, कीटनाशी, पीड़कनाशी, ये सब चीज़ें चाहिए। अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन में हमारा टोटल पॉपुलेशन कितनी है, डेंसिटी कितनी है, माइग्रेटरी कितने हैं लोग, ऑक्यूपेशन क्या है लोगों का, तनख्वाह कितनी मिलती है, उद्योग कितने हैं, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर सारे न्यूमेरिक फॉर्म में हमें दिखेंगे। इट इज़ कॉल्ड डेटा या आंकड़ा। अगला है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। ठीक, तो इसे भी देख लेते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। चलिए, आपने एक व्यक्ति की कहानी सुनी होगी जो अपनी पत्नी और 5 साल के बच्चे के साथ यात्रा कर रहा था। रास्ते में उसे एक नदी पार करनी थी। सबसे पहले उसने 4 बिंदुओं की गहराई 0.6, 0.8, 0.9, 1.5 मीटर की के रूप में मापी। तो गहराई मापी उसने नदी की, नदी पार करनी है एक व्यक्ति को। औसत गहराई 0.95 मीटर निकली। उसके बच्चे की लंबाई 1 मीटर थी। तो ये बात याद रखिएगा, 1 मीटर है, और एवरेज कितना निकला है, 0.95 मीटर। इसलिए उसने उसे नदी पार करने के लिए उतार दिया और उसका बच्चा नदी में डूब गया। दूसरे किनारे पर वह चिंतन करता हुआ बैठ गया। लेखा-जोखा आए तो बच्चा डूबा का है। भई लेखा-जोखा तो हमारा ठीक आ रहा था न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकल तो ये सक्सेसफुल हो जाना चाहिए था, पार हो जाना चाहिए था, बट उसका बेटा डूब गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? बच्चा क्यों डूब गया जब गहराई सभी की पहुँच में थी? इसे सांख्यिकीय दोष कहते हैं।
कई बार सांख्यिकीय दोष भी हमें देखने को मिलता है, जो कि आपको यथार्थ स्थिति से भ्रमित कर सकता है। इसीलिए तथ्यों और आकार को जानने के लिए आंकड़ों को एकत्र करना बहुत आवश्यक है। लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण है। आज सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग विश्लेषण, प्रस्तुतिकरण और निष्कर्षों को निकालने में भूगोल सहित लगभग सभी शास्त्रों में, जो कि आंकड़ों का उपयोग करते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि परिघटनाओं का सांद्रण भिन्न पाया जाता है, जैसे कि जनसंख्या, वन अथवा यातायात, संचार नेटवर्क, न केवल स्थान और समय के अनुसार, बल्कि आंकड़ों के उपयोग से आसानी से समझाया जा सकता है। अन्य शब्दों में आप कह सकते हैं कि के बीच संबंधों की चरों के बीच, चर हमें मिलते हैं, चरों के बीच संबंधों की व्याख्या करने में गुणात्मक विश्लेषण से मात्रात्मक विश्लेषण में स्थानांतरण है। इसलिए इन दिनों विश्लेषणात्मक साधन और तकनीकें विषय को और अधिक तार्किक बनाने और परिशुद्ध निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। आंकड़ों के एकत्रण और संकलन के आरंभ से ही उनके सारणीयन, संगठन, क्रमबद्धता और संक्रियात्मक विश्लेषण तक, जब तक कि निष्कर्ष प्राप्त न हो जाए, परिशुद्ध सांख्यिकीय तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम टेक्निक्स के प्रयोग से हम डेटा को और अच्छे से रिफॉर्म कर सकते हैं, डाटा को अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ पर आंकड़े का दोष इसीलिए पाया गया क्योंकि जो उसने रिवर की जो गहराई थी वो सही तरीके से मेजरमेंट उसने नहीं की। उसके कुछ नियम होते हैं, उस आधार पे उसे फॉलो करना पड़ता है। आगे हम देखेंगे अब आंकड़ों के स्रोत, सोर्स ऑफ डेटा। अब डाटा हम कहाँ-कहाँ से लेंगे? आंकड़े निम्नलिखित विधियों से एकत्र किए जाते हैं: प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। जो आंकड़े प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से अथवा व्यक्तियों के समूह, संस्था, संगठन द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। तो हम क्या करेंगे? प्रथम बार व्यक्तिगत और व्यक्तियों के समूह, संगठन द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, उनको प्राइमरी डेटा कहते हैं। दूसरी तरफ जो आंकड़े किसी प्रकाशित अथवा अप्रकाशित साधनों द्वारा एकत्र किए जाते हैं, उन्हें द्वितीय स्रोत कहते हैं। जैसे चित्र 1.1 में आंकड़ा संग्रहण की विभिन्न विधियां दर्शाई गई हैं। ठीक हो गया। प्राथमिक आंकड़ों के साधन, अब यहाँ पर देखते हैं हम सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास। व्यक्तिगत प्रेक्षण, पर्सनल ऑब्जर्वेशन हम जब करते हैं तो उससे भी हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये रिसर्च में बड़ा काम आता है। आप लोग इसमें फील्ड स्टडी या फील्ड सर्वे होगा तो वहां पर आप लोग देख सकते हैं कि डाटा कलेक्ट करना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, यह सूचनाओं के उस संग्रह की ओर संकेत करता है जो व्यक्तिगत या व्यक्तियों के समूह द्वारा क्षेत्र में प्रत्यक्ष प्रेक्षण द्वारा एकत्र किया जाता है। क्षेत्र सर्वेक्षण के द्वारा भू आकृति के लक्षणों, अपवाह प्रारूप, मिट्टी और प्राकृतिक वनस्पति के प्रकारों के साथ साथ जनसंख्या संरचना, लिंग अनुपात, साक्षरता, परिवहन और संचार के साधन, नगरीय और ग्रामीण अधिवास आदि के बारे में सूचनाएं एकत्र की जाती हैं। फिर भी व्यक्तिगत प्रेक्षण करते समय उनमें सम्मिलित व्यक्तियों को निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए विषय का सैद्धांतिक ज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना आवश्यक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि व्यक्तिगत जो प्रेक्षण किया जाता है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, तो उसमें क्या है आपका क्षेत्रीय सर्वेक्षण, भू-आकृति के लक्षणों के बारे में, अफवाह प्रारूप, वनस्पति, नगरीकरण, ग्रामीण अधिवासी, इन सब चीज़ों के बारे में आप उनसे जानकारी लेते हैं। तो ये जो डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पर बड़ा अच्छे से किया गया है। एक बार इस फ्लो चार्ट को देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे को इसमें पढ़ेंगे। आंकड़ों के संग्रहण की विधियाँ, ठीक, मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। तो प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में है व्यक्तिगत प्रेक्षण यानी कि पर्सनल ऑब्जर्वेशन। दूसरा है आपका साक्षात्कार, इंटरव्यू, प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनायर मेथड। अगला है अन्य विधियाँ, अदर मेथड।
और सेकंड इसमें है आपका जो सेकेंडरी सोर्स हैं वो है प्रकाशित स्रोत, पब्लिश्ड जो आपके रिसोर्सेज हैं, और दूसरा है अप्रकाशित स्रोत या अनपब्लिश्ड सोर्स। प्रकाशित स्रोत में आपके आते हैं गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, अंतर्राष्ट्रीय, निजी और समाचार पत्र। जबकि हमारे अप्रकाशित में सरकारी भी हैं, अर्ध सरकारी, व्यक्तिगत और अन्य प्रलेखन। तुम प्राइमरी सोर्स को देख रहे थे जिसमें व्यक्तिगत प्रेक्षण हमने देख लिया था। अगला है साक्षात्कार या इंटरव्यू फॉर्म। इंटरव्यू को हम देख सकते हैं कि इंटरव्यू भी एक टाइप है प्राइमरी डेटा सोर्स कलेक्शन का। इस विधि में शोधकर्ता उत्तर देने वाले से प्रत्यक्ष सूचना, संवाद और बातचीत द्वारा प्राप्त करता है। फिर भी साक्षात्कारकर्ता के क्षेत्र के लोगों से साक्षात्कार करते समय निम्नलिखित सावधानियों को बरतना चाहिए। पहला, इसमें लोगों से साक्षात्कार द्वारा जिन सूचनाओं को इकट्ठा करना है, उन विषयों का एक परिशुद्ध सूची तैयार कर लेनी चाहिए। दूसरा है, साक्षात्कार लेने वाले व्यक्तियों को सर्वेक्षण के उद्देश्य के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। अगला है इसमें कोई भी संवेदनशील प्रश्न पूछने से पहले उत्तर देने वालों को विश्वास में लेना चाहिए और उसे यह विश्वास दिलाना चाहिए कि गोपनीयता बनाए रखी जाएगी। अगला है आपका अनुकूल वातावरण होना चाहिए जिससे उत्तर देने वाला बिना झिझक के तथ्यों को स्पष्ट कर सके। अगला है प्रश्नों की भाषा साधारण और शिष्ट होनी चाहिए जिससे उत्तर देने वाला प्रेरित और सजग हो सके। प्रश्नों से संबंधित सूचना देने के लिए सहमत हो जाए। नेक्स्ट, ऐसे प्रश्नों को पूछने से बचना चाहिए जिससे उत्तर देने वालों के आत्मसम्मान अथवा धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे। नेक्स्ट, साक्षात्कार के अंत में उत्तर देने वालों से पूछना चाहिए कि वह जो सूचना दे चुके हैं इसके अतिरिक्त और क्या जानकारी दे सकते हैं। नेक्स्ट है, उन्हें आपके लिए बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। तो जब भी आप किसी का साक्षात्कार लेने जा रहे हैं, क्योंकि साक्षात्कार के आधार पे भी आप डेटा कलेक्शन कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे हम लोगों को टूरिज्म के ऊपर एक रिसर्च पेपर लिखना है या किसी तरीके का हमें सर्वे करना है कि किसी भी एक्स स्पॉट में कितने टूरिस्ट आते हैं। ये टूरिस्ट आते हैं तो उनको क्या चीज़ें पसंद आती हैं, क्या चीज़ें पसंद नहीं आती। तो यहाँ पर आप इंटरव्यू फॉर्म में उनसे बात करेंगे, जैसे आपके जो स्पॉट है ये राजस्थान के जयपुर में है या नैनीताल में है, या आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश एमपी में है कहीं पर, या कहीं पर भी वो स्पॉट है, तो वहाँ पर आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि लोगों में साक्षात्कार द्वारा जिन सूचनाओं को इकट्ठा करना है उस विषय की परिशुद्ध सूची तैयार करना है। आपको एक सूची तैयार करनी होगी, इस आधार पर प्रश्न आपने पूछने पड़ेंगे। तो इसमें संवेदनशील प्रश्न पूछने से पहले उत्तर देने वाले के विश्वास लेना चाहिए। तो कोई ऐसी बात है तो उसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात है, वुमेन्स की, तो उसको पूछने से पहले आपको उनको कॉन्फिडेंस में लेना होगा। अनुकूल वातावरण होना चाहिए, आप ऐसे ना पूछें कि उनको लगे कि ये मुझसे पूछ रहा है, मुझे डाँट रहा है, या इसका इंटेंशन क्या है क्वेश्चन पूछने का। तो प्रश्नों की भाषा साधारण होनी चाहिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन होने चाहिए आपके। ऐसे प्रश्नों को पूछने से बचना चाहिए जो उत्तर देने वाले में आत्मसम्मान, तो ऐसी कोई बात ना करें कि जो उसे बुरा लग जाए। साक्षात्कार प्रश्न पूछने देने वाले तो जो हाँ, तो ऐसे प्रश्न पूछें जिसमें वो अन्य जानकारियाँ भी आपको दे सकें और अंतिम में उनको थैंक्स ज़रूर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्नावली अनुसूची या क्वेश्चनायर मेथड बनता है ये। तो इसमें पहला व्यक्तिगत परीक्षण हो चुका है, साक्षात्कार हो चुका है, प्रश्नावली अनुसूची आपके सामने आ रही है। तो प्रश्नावली में आप कैसे काम करेंगे, ये भी देख लेते हैं। इस विधि में साधारण प्रश्नों
थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। इस विधि में साधारण प्रश्नों और उनके संभावित उत्तर एक सादे कागज पर लिखे जा सकते हैं और उत्तर देने वालों को दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर पर निशान लगाना होता है। कई बार प्रश्नावली में संरचनात्मक प्रश्नों का एक समूह लिखा रहता है। उत्तर देने वालों के विचार जानने के लिए पर्याप्त स्थान दिया रहता है। यदि केवल विवृतांत प्रश्नों के माध्यम से लोगों के विचारों को एकत्र करने की जरूरत है, तो इसे प्रश्नावली कहते हैं। प्रश्नावली में सर्वेक्षण के उद्देश्य स्पष्ट रूप से उल्लेखित होने चाहिए। यह विधि बड़े क्षेत्र के सर्वेक्षण के लिए उपयोगी होती है। प्रश्नावली को दूरवर्ती क्षेत्रों में भी भेजा जा सकता है। इस विधि की सीमा यह है कि आवश्यक सूचनाओं को उपलब्ध कराने के लिए केवल साक्षर और शिक्षित लोगों से ही संपर्क किया जा सकता है। प्रश्नावली से मिलती-जुलती, जिसमें जांच-पड़ताल से जुड़े प्रश्न दिए रहते हैं, उसे अनुसूची कहा जाता है। प्रश्नावली और अनुसूची में केवल यह अंतर होता है कि प्रश्नावली में उत्तर देने वाला प्रश्नावलियों को स्वयं भरता है, जबकि सूची में परिगणित उत्तर देने वाले से प्रश्न पूछकर स्वयं उत्तर भरे जाते हैं। तो प्रश्नावली और आपका इसमें जो उत्तर देने वाला है वो क्या करेगा, खुद से उत्तर भर के इसमें देता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली की तुलना में अनुसूची का मुख्य लाभ यह है कि इसके द्वारा सूचना शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही उत्तर देने वालों से एकत्र की जा सकती हैं। एक अनुसूची को भरने के लिए गणनाकर्ता को पूरी तरह प्रशिक्षित होना चाहिए। तो ये प्रश्नावली मेथड हो गया। आप कुछ क्वेश्चन देंगे और उन क्वेश्चनों के आधार पर वो उसके आंसर दे देगा। जैसे आपको एक डेटा कलेक्शन ये करना है कि कोई फला रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट में वेज और नॉन वेज खाने वाले लोग कितने आते हैं प्रतिदिन। तो पर डे कितने लोग आते हैं, तो उसमें आप क्वेश्चनायर मेथड आप डाल देंगे। क्वेश्चनायर मेथड में आपने एक चार्ट, एक सादे कागज में आपने लिख दिया नाम, फिर लिख दिया आप क्या फूड खाना पसंद करते हैं डेली। आपने लिख दिया कि आप उसके साथ और क्या लेना चाहेंगे, और इस तरीके से आपने एक पूरा सा एक चार्ट बना के दे दिया। अब इसमें से आपने अलग-अलग लोगों को एक क्वेश्चनायर मेथड के थ्रू क्वेश्चन प्रणाली आपने दे दी सभी लोगों को। तो उसमें से कुछ लोग उसे भर के देंगे और अंतिम में आप उसका रिजल्ट निकालेंगे कि ये हमने प्रश्न पूछे थे और इनके उत्तर ये निकल कर आए, और हमें पता चला कि फलाना जो एक्स रेस्टोरेंट है, इसमें क्या है, इसमें 50 लोग डेली के खाना खाने के लिए आते हैं, और 50 में से जो 50 लोग हैं, 50 में से ज़्यादातर 10 लोग क्या हैं, वो वेज खाने वाले हैं, और इसमें से 20 लोग क्या हैं, नॉन वेज खाने वाले हैं। ठीक, और 20 लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो दोनों में से कुछ भी चल जाता है। तो इस तरीके के लोग हम सर्वे करके बता सकते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल के लिए हमने समझा। अब अदर मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, अन्य विधियां। मृदा और जल के गुणों से संबंधित आंकड़े सीधे क्षेत्रों से मृदा किट और जल गुणवत्ता किट का उपयोग करते हुए उनकी विशेषताओं को माप कर एकत्र किए जाते हैं। इसी तरह क्षेत्र वैज्ञानिक के उपयोग से फसलों और वनस्पति के स्थान के बारे में आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, फसल के स्वास्थ्य लाभ के माप लेते हुए क्षेत्र वैज्ञानिक। अब ये तो हो गए प्राइमरी सोर्स। तो प्राइमरी सोर्स में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार दोबारा देख लेते हैं। पर्सनल ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनायर मेथड। ठीक, अगला हमने देखा अदर मेथड्स, इसमें हमने देख लिए हैं। अब आते हैं हम सेकेंडरी एक्टिविटी में, सॉरी सेकेंडरी सोर्स में। द्वितीयक आंकड़े क्या है? आंकड़ों के द्वितीय स्रोत, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत आंकड़ों के प्रकाशित और अप्रकाशित स्रोत आते हैं, जिनमें सरकारी प्रकाशन, प्रलेख और रिपोर्ट सम्मिलित किए जाते हैं।
पहला है प्रकाशित साधन, पब्लिश्ड हमारे सोर्स हैं उसके बारे में। सरकारी प्रकाशन, ठीक, तो यहाँ पर दिए गए हैं कुछ सरकारी प्रकाशन, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये नेशनल एटलस है, ठीक। विभिन्न मंत्रालयों और भारत सरकार के विभागों, राज्य सरकारों के प्रकाशन और जिलों के बुलेटिन द्वितीय सूचनाओं के महत्वपूर्ण साधन हैं। इनके अंतर्गत भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा प्रकाशित भारत की जनगणना, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की रिपोर्ट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की मौसम रिपोर्ट, राज्य सरकारों द्वारा प्रकाशित सांख्यिकीय सारांश और विभिन्न आयोगों द्वारा प्रकाशित आवधिक रिपोर्ट सम्मिलित किए जाते हैं। कुछ सरकारी प्रकाशित चित्र 1.3 में दिए गए हैं। अगला है अर्ध सरकारी प्रकाशन। इस श्रेणी के अंतर्गत नगर विकास प्राधिकरणों और विभिन्न नगरों और शहरों के नगर निगमों और जिला परिषदों के प्रकाशन को और रिपोर्ट आते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, इंटरनेशनल पब्लिकेशन। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यहाँ पर दी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों के अंतर्गत वार्षिकी, संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अभिकरणों जैसे संयुक्त राष्ट्र अभिकरण, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ, खाद्य व कृषि परिषद एफएओ और आदि द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट को और मोनोग्राफ सम्मिलित किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन जो आवधिक छपते हैं वे हैं डेमोग्राफिक ईयरबुक, स्टैटिस्टिकल ईयर बुक ऑफ मानव विकास रिपोर्ट। अब है निजी प्रकाशन, तो इसमें पर्सनल भी पब्लिकेशन भी आ जाता है या प्राइवेट पब्लिकेशन भी आप इसे कह सकते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत समाचार पत्र और निजी संस्थाओं द्वारा प्रकाशित वार्षिकी पुस्तिका, सर्वेक्षण रिपोर्ट, शोध रिपोर्ट को प्रबंध आते हैं। अगला है समाचार पत्र और पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। दैनिक समाचार पत्र और साप्ताहिक, वार्षिक और मासिक पत्रिकाएं द्वितीय आंकड़ों के आसानी से प्राप्य स्रोत हैं। अगला है इलेक्ट्रॉनिक। यह स्रोत वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, विशेषकर इंटरनेट, द्वितीय आंकड़ों का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनकर उभरा है। अगले हैं अप्रकाशित स्रोत। ये तो थे हमारे प्रकाशित स्रोत, इनको हम एक बार देख लेते हैं जो पब्लिश्ड हैं। पहला इसमें है सरकारी प्रकाशन, जो गवर्नमेंट प्रकाशित करती है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन। दूसरा है सेमी गवर्नमेंट, जो अर्ध सरकारी हैं, जैसे नगर विकास प्राधिकरण है, ये सब इंटरनेशनल पब्लिकेशन है। फिर आता है निजी पब्लिकेशन, प्राइवेट पब्लिकेशन भी, हम न्यूज़पेपर वगैरह आते हैं इसमें। अगला है समाचार पत्र और मैगजीन और इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसके अंतर्गत आते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह इसमें काम करता है, इंटरनेट ये सब। अगला है अप्रकाशित स्रोत या अनपब्लिश सोर्स, इसे देखते हैं। सरकारी प्रलेखन, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, उनके बारे में। द्वितीय आंकड़ों के अन्य स्रोत अप्रकाशित रिपोर्ट, मोनोग्राफ और प्रलेख हैं। ये प्रलेख सरकार के विभिन्न स्तरों पर अप्रकाशित रिकॉर्ड के रूप में तैयार किए और अनुरक्षित रखे जाते हैं। उदाहरण के लिए गांव के स्तर पर राजस्व अभिलेख गांव के पटवारियों के द्वारा बनाए जाते हैं, जो एक गांव स्तर की सूचना का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो सरकारी प्रलेख जो पटवारी हमारे हैं, वो लोग इनका रख रखाव भी करते हैं और इनको बनाया भी उनके द्वारा जाता है। अर्ध सरकारी प्रलेख जो है आपका सेमी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, वो क्या है? अर्ध सरकारी प्रलेखों में विभिन्न नगर निगम, जिला परिषदों और लोक सेवा विभाग द्वारा तैयार और अनुरक्षित की गई आवधिक रिपोर्ट और विकास योजनाएं
सम्मिलित की जाती हैं। अंतिम है निजी प्रलेखन या प्राइवेट, इसमें हम बोल सकते हैं जो डॉक्यूमेंट हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत कंपनियों, व्यापार संघों, विभिन्न राजनैतिक और अराजनैतिक संगठनों और निवासीय कल्याण संघों के अप्रकाशित रिपोर्ट और रिकॉर्ड सम्मिलित किए जाते हैं। तो आज हम प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी सोर्स को ही देखेंगे। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। सेकेंडरी में अभी हमने देखा जो अप्रकाशित में थे, अनपब्लिश्ड में। पहला था सरकारी, अर्ध सरकारी, व्यक्तिगत और अन्य प्रलेखन। तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, इससे आगे को हम कल पढ़ेंगे। इसमें जो आंकड़ों का सारणीकरण और वर्गीकरण, यहाँ से आगे कुछ कुछ इसमें न्यूमेरिक है, तो न्यूमेरिक भी हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को बार बार रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। कोई क्वेरीज अगर रह जाती हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए थैंक यू।